स्टूडेंट, आज केमिस्ट्री का क्लास है विनय क्लासेस पर। केमिस्ट्री some basic concept of chemistry. इसमें आज चर्चा करेंगे मॉलिक्यूलर वेट पर। मॉलिक्यूलर वेट, तो ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कंपाउंड। क्या इसके डेफिनेशन है? ठीक एटॉमिक वेट के जैसा ही इसका डेफिनेशन चलेगा। अगर याद कीजिए तो जो इसके पहले का कंसेप्ट दिया गया था, तो उसमें पहले मैंने बताया था एटॉमिक मास यूनिट, और उसके बाद बताया गया था जिसका नाम था एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट को डिफाइन कैसे किए थे वो रिकॉल कर देते हैं, तब ये समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से बात। Atomic weight of any element is a number which shows how much times is the actual weight of an atom is with respect to 1/12 part of C12 carbon isotopes। तो यहाँ भी जस्ट वही रहेगा, खाली फर्क क्या होगा वो अभी हम लिखते हैं तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो लिखेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट of any compound, molecular weight of a molecule of any compound, molecular weight of a molecule of any compound is a number। मतलब मोलिकुलर वेट क्या है? एक नंबर है। मोलिकुलर वेट ऑफ ए मोलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड। एनी कंपाउंड मतलब यहाँ एसिड, बेस, सॉल्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ भी नाम है। मोलिकुलर वेट ऑफ ए मोलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड इज a number which shows how much times is the actual weight of a molecule is with respect to 1/12 part of C12 carbon isotopes। Molecular weight of a molecule of any compound is a number which shows how much times is the actual weight of the molecule is with respect to 1/12 part of C12 carbon isotopes। अब देखा जाए जो भी यहाँ लिखे हैं
अब इसको दूसरे ढंग से लिखते हैं, दैट इज molecular weight of a molecule of any compound. This is equal to the actual molecular weight of the molecule of that compound divided by 1/12 part of C12 कार्बन आइसोटोप। कार्बन का आइसोटोप 3 होता है, C12, C13, C14। C14 यूज होता है कार्बन डेटिंग में, और C12 को यहाँ लेकर के हम लोग सोच रहे हैं। पता लगा होगा कि C12, C13, C14 में क्या फर्क होता है। यहाँ पर C12 लिखा गया। आइसोटोप्स है तो उसके एटॉमिक नंबर हमेशा 6 रहेगा, लेकिन उसका एटॉमिक वेट में चेंज है। 12 दिख रहा है मास नंबर, कभी 13, कभी 14। तो मास नंबर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जिसका 14 होगा 7 न्यूट्रॉन होगा, जोड़ सकते 8 न्यूट्रॉन हो जाएगा, और 6 जो हो जाएगा प्रोटॉन हो जाएगा। तो ना 8 6 14 होगा। और 13 वाला में 7 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन, और 12 वाला में 6 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो हमेशा 6 रहता है। और इसी आंसर्स में अब मिलाया जाए तो देखा जाए ठीक है या नहीं। तो लिख रहे हैं यहाँ पर कि मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है रिलेटिव मोलिकुलर वेट। इसके एक और नाम देते हैं, दैट इज रिलेटिव मोलिकुलर वेट। रिलेटिव मोलिकुलर वेट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है कि किसी भी कंपाउंड को लेंगे तो स्वाभाविक है उस कंपाउंड का कोई भी एक नाम ले लीजिए। जैसे हम एक कंपाउंड का नाम बताते हैं उसी से समझ जाओगे। सपोज करो कंपाउंड एक नाम हम दे देते हैं वाटर। और जब वाटर को देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा? तो सपोज कीजिए कि कोई एक कंटेनर है और उस कंटेनर में वाटर कितना है, तो सपोज करो कि 360 सीसी वाटर है। और जानते हैं वाटर का डेंसिटी को अगर हम एज्यूम कर लें कि 1 है, 1 ग्राम पर सीसी, तो इससे लॉजिक पता चलेगा कि 360 ग्राम उसमें मास हो गया है। और जब इसका मोल निकालेंगे तो n बराबर W ग्राम डिवाइडेड बाई m ग्राम पर मोल होगा, और जब इसका यूनिट बिठाएंगे तो n मोल होगा। तो W तो दिया हुआ 360 ग्राम, और वाटर का 18 ग्राम पर मोल होता है। कैंसिल करके 20 हो गया। तो इसको ऐसे देखने से फिजिकली ये दिख रहा है सॉलिड है कि फ्लूइड है। तो सॉलिड तो है नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर वाटर तो होता नहीं है सॉलिड। तो क्या होगा? फ्लूइड है। फ्लूइड में गैस है कि लिक्विड है? पता चला ये गैस तो है नहीं, लिक्विड है। और एनटीपी पर या एसटीपी पर इसको देख रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। और जब इसका एक मोल में जानते हैं कि एवोगाड्रो नंबर जितना होता है उतना इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, और यहाँ 20 है तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 10 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 24, और यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 0, 4, 6। अब ये साइंटिफिक में ये 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट है कि ये आंसर x अगर माना जाए तो मिनिमम 1 मैक्सिमम 10 के अंदर होना चाहिए। तो 12 हो गया। इसको मैनेज करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही 10 से डिवाइड यहाँ कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 10 यहाँ पर आ जाएगा तो 10 का पावर 25 हो जाएगा।
और ये डिवाइड करेंगे तो 1.2046 हो जाएगा। फिर इसमें से जो डेसिमल का 4 डिजिट है 10 का पावर 4 इसमें से ले लेंगे तो आ जाएगा 12046 और यहाँ 21 तो बच जाएगा 10 का पावर 21 तो उतना शून्य बैठा देते हैं 4 शून्य, फिर 4 शून्य 8 हो गया, 12 हो गया, फिर ये 16 हो गया, फिर ये 20 हो गया, फिर 1 हो गया 21, इतना पहुंच गया। अब देख सकते हैं यहाँ पर इतना मॉलिक्यूल्स, इसको जूम करने से इसके अंदर देखेंगे तो फिजिकली की जगह केमिकली दिखेगा इतना मॉलिक्यूल्स। और उस मॉलिक्यूल्स में अगर वाटर को हम ऐसे दिखा लें कि ये वाटर है, फिर दूसरा एक वाटर यहाँ भी दिखा देते हैं, मान लिया जाए कि H2O कर दें, कुछ भी इस टाइप का समझ लिया जाए कि ये O है, ये H है और ये ऐसे कर दिए, ऐसा ऐसा करके 3 डायमेंशन में बनाते रहिए। हम 1-2 तो खाली बना के दिखा दे रहे हैं तो होगा क्या कि इस ऑक्सीजन में जो निगेटिविटी है और जो ये ऑक्सीजन में दिखाई दे रहा निगेटिविटी, ये दोनों के बीच में जो साइन है एक प्लस है, यहाँ डेल्टा प्लस डेल्टा, यहाँ समझा जाए माइनस में। तो नेचुरली एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव और दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हेड दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक है, वैन डर वाल्स फोर्स है। तो एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल तीसरा मॉलिक्यूल सबसे जुड़ा हुआ है। तो ये एक मॉलिक्यूल हुआ, दूसरा मॉलिक्यूल हुआ, ऐसे और बनाते जाइए, जैसे फिर एक और बना लेते हैं इस टाइप का, ये H हो गया, फिर यहाँ पर दिखा देते हैं इस तरह से, ये H के साथ O दिखाना पड़ेगा तो यहाँ H दिखा दिए, ये एक मॉलिक्यूल का हुआ, फिर दूसरे मॉलिक्यूल का हुआ, फिर दिखाएंगे तो यहाँ पर दिखाएंगे, फिर O दिखा दे रहे हैं, और फिर यहाँ से एक रिलेशन दिखा देंगे कि नहीं O है, फिर ये H है, तो फिर ये O इससे अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो वैन डर वाल्स बॉन्ड है, और ये एक दूसरे को मॉलिक्यूल पकड़ के रखा है। और ये ओवरऑल एक कंपाउंड दिख रहा है जिसका कि 360 सीसी या 360 ग्राम लिया गया है, और वो फिजिकली दिख रहा था वाटर में। और उसी को जब और जूम किए तब उसके अंदर में बहुत सा मॉलिक्यूल दिखा, इतना मॉलिक्यूल्स दिखा है। और इसी मॉलिक्यूल्स के अंदर में दिख रहा है आपस में हर एक मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स है जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, और ये वैन डर वाल्स फोर्स का स्पेशल केस में आता है। तो इस तरह से ये लिंकेज में है। और हम यहाँ पर लिखे हैं मॉलिक्यूलर वेट, मतलब क्या हुआ, कोई कंपाउंड लेना है, कंपाउंड का नाम हो गया वाटर। तो वाटर जब इतना ग्राम या इतना सीसी लिए, उसको सॉल्व किए तो 20 मोल आया, इतना मॉलिक्यूल हुआ। हर एक मॉलिक्यूल को विजुलाइज कर रहे हैं अकेले अकेले, तो फिर इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यही बोला वैन डर वाल्स फोर्स है, जो कि माने हाइड्रोजन बॉन्ड कराता है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड वैन डर वाल्स फोर्स का स्पेशल केस है। और यहाँ पर हम जो मॉलिक्यूलर वेट लिख रहे हैं, तो किसका मॉलिक्यूलर वेट, सिर्फ और सिर्फ एक लेना होगा, एक, कोई भी एक, जैसे ए वाला एक ले लिए, नहीं तो ए वाला ले लिए, चाहे ए वाला भी, 3 मॉलिक्यूल हम दिखाएं डायग्राम में। ये स्पेस में 3 डायमेंशन में बहुत सा मॉलिक्यूल है, इतना मॉलिक्यूल काउंटिंग में है। और एक मॉलिक्यूल में दिख रहा है हाइड्रोजन का 2 एटम और 1 एटम ऑक्सीजन का, तो यूनिटरी मेथड से इतना मॉलिक्यूल में कितना होगा आप निकाल सकते हैं। यही सब तो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर में आता है बात। और साथ ही साथ यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का निकालना है, तो यहाँ तो लिख ही दिए हैं कि कंपाउंड लेना है कोई भी, एसिड बेसिस सॉल्ट। तो यहाँ पर हमने वाटर ले लिया है, और उस वाटर मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल लेना है। ये नहीं कि उस कंपाउंड का ले लिया W ग्राम, तब उसमें मोल देखे, तब उसमें इतना मॉलिक्यूल देखे, तब उसमें जूम करते हुए सिर्फ एक मॉलिक्यूल में आएगी, और ये एक मॉलिक्यूल का ही आंसर्स ये डेफिनेशन में लिखा गया है। इसलिए मैं थोड़ा एनालाइज करने के लिए एक तो एग्जाम्पल के मार्फत समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सीधा समझिए यहाँ पर क्या लेना है, कंपाउंड लेना है। जैसे मैंने कंपाउंड में वाटर लिया है, और कंपाउंड का क्या लेना है, W ग्राम नहीं, 360 सीसी नहीं, तो N मोल भी नहीं लेना है, इतना मॉलिक्यूल्स भी नहीं लेना है, तो एक मॉलिक्यूल लेना है, सिंगल। तो जब एक मॉलिक्यूल लेंगे तो ये वाला दिखेगा एक मॉलिक्यूल, और ये एक मॉलिक्यूल किसका है, तो कोई भी एक कंपाउंड का है। यहाँ कोई भी एक कंपाउंड कुछ भी ले सकते थे, एसिड बेसिस सॉल्ट, तो हमने यहाँ ले लिया है वाटर।
तो एक कंपाउंड मैंने फिक्स कर दिया वाटर, और उसका एक मॉलिक्यूल लिए जो फिगर में यहाँ दिख रहा है, और इसी का हमको मोलिकुलर वेट चाहिए। मोलिकुलर वेट का मतलब ये हुआ वेट ऑफ ए मॉलिक्यूल, इसीलिए यहाँ पर हमेशा लिखना चाहिए मोलिकुलर वेट ऑफ ए मॉलिक्यूल, ये नहीं कि मोलिकुलर वेट ऑफ ए कंपाउंड। गलत है, क्योंकि आदमी इसके अंदर का छोटा छोटा बात समझता नहीं है, इसलिए रटता है। और सब चीज़ अगर मान लीजिए फिजिक्स में आप रटेंगे, हर टर्मोलॉजी रटेंगे। अरे फिजिक्स में कितना टर्मोलॉजी होता है? 100, ओनली 100 फिजिकल क्वांटिटीज। 50 हो गया 11 में, 50 हो गया 12 में, बस काम खत्म, फिजिक्स पूरा सीख गया। ये होता क्या है, ये 50 50 100 में 25 हो गया स्केलर, 25 हो गया वेक्टर्स, लेकिन आदमी को उसका डेफिनेशन नहीं पता है। तो जब डेफिनेशन ही नहीं पता रहेगा तो फिजिक्स का लॉ क्या समझ में आएगा? और जब फिजिक्स का लॉ नहीं समझ में आएगा तो जो भी नेचर में इवेंट हो रहा है, क्यों और कैसे, उसके मैकेनिज्म जानना होगा, तो फिजिक्स के लॉ जानने होंगे, नेचर के लॉ जानने होंगे। और नेचर में जान ही रहे 4 तरह का फोर्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं GWES, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक इंटरैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और शॉर्ट रेंज फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग ये है और सबसे वीक ये है, लाइन से लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब 4 ठो नेचर ऑफ फोर्स जानेंगे तभी नेचर को समझेंगे, फिलॉसफी समझेंगे, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, एवरीथिंग समझ सकते हैं। तो इसको विजुलाइज करना है और जानना है कि यहाँ पर हमको कोई कंपाउंड ले करके उसका एक मॉलिक्यूल लेना है और उसका एक वेट निकालना है, और वो हमेशा एक नंबर दिखाएगा और इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट। और ये क्या शो करता है कि हाउ मच टाइम्स इज द एक्चुअल वेट ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब जो ये मॉलिक्यूल है, जो एक्चुअल वेट होगा मॉलिक्यूल का, वो न्यूमरेटर में लिखा गया है। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा गया है? विथ रिस्पेक्ट टू 1/12 पार्ट ऑफ C12 कार्बन आइसोटोप्स, मतलब 1/12 ऑफ द 1/12 पार्ट ऑफ द C12 कार्बन आइसोटोप्स नीचे लिखना है। तो यही दोनों का रेशियो जब डिवाइड करेंगे तो वो एक नंबर आएगा, और उसी नंबर को कहा जाता है मॉलिक्यूलर वेट। उसी तरह केमिस्ट्री में और भी टर्म्स आएगा, जैसे एक आएगा इक्विवेलेंट वेट। आप पहले जब इक्विवेलेंट वेट जानेंगे तभी ना समझेंगे मिली इक्विवेलेंट और मिली मोल, या उससे क्या इसका इंटरैक्शन है, क्या रिलेशन है। मैंने फाइनली कोई भी बात को समझना है तो उसको एक बहुत बढ़िया से एनालाइज करना पड़ता है, तभी जा करके वो क्लियर हो। तो चलिए थोड़ा एनालिसिस करने के लिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए इतनी बात कही, तो सीधा समझ में आया व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट। सो इट इज ए नंबर विच शोज हाउ मच टाइम्स इज द एक्चुअल वेट ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज विथ रिस्पेक्ट टू 1/12 पार्ट ऑफ द C12 कार्बन आइसोटोप्स। अगर याद कीजिए एटॉमिक वेट का भी डेफिनेशन था तो हूबहू ऐसे ही था, नीचे में यही था सेम, और इसके ऊपर में था एक्चुअल वेट किसका? तो एटॉमिक वेट। और भी किसका था? द एक्चुअल एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट, वहां पर था, मतलब एलिमेंट, मतलब जो यहां मैंने नाम लिखा है कंपाउंड, इसके पहले वाले एटॉमिक वेट में आया था नाम एलिमेंट। फिर जो एक्चुअल है ये वर्ड वही था, मॉलिक्यूलर वेट की जगह यहां नाम आया था एटॉमिक वेट। मैंने एडिटिंग कीजिए और क्या, ये था पहले एटॉमिक वेट, और ये था ऑफ द मॉलिक्यूल, तो ये था ऑफ द एटम, और ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर हो गया कि एलिमेंट को काट के मैंने कंपाउंड लिखा, और एटम को काट के मॉलिक्यूल लिखा, और एटॉमिक वेट को काट करके मॉलिक्यूलर वेट लिखा, और वही डेफिनेशन से मॉलिक्यूलर वेट का डेफिनेशन दिया जा सकता है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि ये आंसर्स के बाद अब जब हम समझ गए कि मॉलिक्यूलर वेट क्या है, तो नेक्स्ट आएगा कि एक्चुअल वेट क्या होगा मॉलिक्यूल का। तो समझ लो कि न्यूमरेटर को हम समझा देते हैं, मान लिया ये x है, ये समझा दिए y है, और जो आंसर आया z है। तो x y z में अगर कोई भी 3 में से 2 अगर मालूम है तो हमको तो निकल जाएगा,
तीसरा आंसर, जैसे मान लिया जाए कि हमको मालूम है z, मतलब रिलेटिव मोलकुलर वेट पता है z, और मालूम है ये नीचे वाला मान लिया जाए y, ये पता है। कितना होता है ये सबको मालूम है, ये होता है 1 AMU, और ये वाला मालूम है। तो नेचुरली द एक्चुअल मोलकुलर वेट ऑफ द मोलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग मैथमेटिक्स, यूजिंग द मैथमेटिकल इक्वेशन। क्या मैथमेटिकल इक्वेशन? इसको मैंने समझाया x, इसको समझाया y, और जो आंसर है रिलेटिव मोलकुलर वेट उसको समझाया z। तो यहाँ पर हमको तो तीन में से कोई भी दो अगर मालूम रहेगा तो निकल जाएगा तीसरा इक्वेशन का यूज करते हुए। तो हमको ए वाला डेफिनेशन मालूम हो गया, क्यों? अभी जस्ट बताया, और पहले से ही हम जब बताए थे कि AMU क्या होता है, तो वो वाला AMU एक्सप्लेन किए हैं y, ये इतने नीचे वाले को AMU का डेफिनेशन आया है। और इसी के साथ अब दोनों मालूम है तो x निकल जाएगा। कितना x होगा? तो सीधा हो जाएगा z इंटू वाई। तो यही लॉजिक से आंसर लिखा जाएगा। अगर हम जो भी बात लिख रहे हैं तो क्यों लिख पा रहे हैं? जो आपके मस्तिष्क में कंसेप्ट है उसी के आधार पर ही या तो कॉपी में लिख सकते हैं या आप बोल सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि उनका मस्तिष्क में बस खाली क्या रहता है, जो भी बोल सकते हो उसको बायोलॉजिकल टाइप का भेजा दिख रहा है, लेकिन उसमें कुछ आपने लाइफ में कुछ भेजा ही नहीं है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, या बोल सकते हैं कि मेमोरी। तो जब तक आपके कोई भी ज्ञान होता है, ज्ञान को दो भाग में हम लोग बांट देते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं स्मृति, स्मृति माने मेमोरी, मेमोरी, और दूसरा होता है अनुभव, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव, ठीक है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैसे होगा? एक्सपीरियंस होता है हमारे शरीर में सेंस ऑफ ऑर्गन 500 दिया हुआ है, तो उन्हीं का यूज करके आप अनुभव ज्ञात कर सकते हैं, अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, और वही ज्ञान का एक पार्ट है। और दूसरा हो गया जो आपका मस्तिष्क में एक जगह है जिसको बोल सकते हैं, मतलब उसको बोल सकते हैं स्मृति, स्मृति। और स्मृति कहाँ रहता है? तो समझ लीजिए कि एक प्लेस है जिसको बोला जा सकता है कि बुद्धि, इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस का एक पार्ट है, उसी में रहता है कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, बहुत सा होता है, जो इसको पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो अगर आपके पास स्मृति है वो भी ज्ञान है, अनुभव है वो भी ज्ञान है, लेकिन आपके पास दोनों का अभाव है तो कुछ भी विद्या या अविद्या ज्ञान है नहीं, इसीलिए डेफिनेशन नहीं बोल पाते हैं, इसीलिए याद करना पड़ता है। देखते हो 2 साल तक आदमी 11-12 पढ़ता है, अब बाद में कहीं एग्जाम देने जाता है, एक भी विषय ना फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में, ना मैथ्स में, मतलब जो जेईई मेंस का क्वेश्चन है एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं कमी है, कमी है कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो इस सब बात को थोड़ा ध्यान रखिए कि ये भी सब अच्छा चीज़ बता देते हैं, काम लायक चीज़ है। तो अब हम इसके हेल्प से आगे बताते हैं कि एक्चुअल वेट क्या होगा। तो लिखेंगे द एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट, वो भी एक्चुअल वेट किसका? द एक्चुअल मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्चुअल मोलिकुलर वेट, द एक्चुअल molecular weight, the actual molecular weight of the molecule of that compound। अभी हम जो एग्जाम्पल समझाए थे
जो 360 ग्राम वाटर लिए थे, तो कंपाउंड में वाटर हो गया और मोलकुल हो गया 1 मोलकुल H2O। और उसी का जब मोलकुलर वेट निकालेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, आप लोग पता लगाइए कितना आएगा। तो वही एक्चुअल मोलकुलर वेट, द एक्चुअल मोलकुलर वेट ऑफ द मोलकुल ऑफ दैट कंपाउंड। देख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने लिखा होने से चोरी कर रहे हैं। तो जब आपका शुरुआत ही ठीक नहीं रहेगा तो सारा चीज चौपट हो जाएगा ना। तो इसलिए हर बात को एक एक वर्ड का मीनिंग समझना पड़ता है। अब ये आंसर जो हो गया x हो गया, यही x हमको निकालना था। x क्या हो जाएगा, बराबर में z इंटू वाई। z कौन है, रिलेटिव मोलकुलर वेट, क्या लिख देंगे, रिलेटिव मोलकुलर वेट। और नहीं तो लिख सकते थे मोलकुलर वेट, क्योंकि दुनिया में किसी को भी बोलिएगा मोलकुलर वेट, हर आदमी समझता है कि वही है रिलेटिव मोलकुलर वेट, सिर्फ स्टूडेंट को छोड़ करके। स्टूडेंट मोलकुलर वेट को कोई बोलता है सर ग्राम में होगा कि मिलीग्राम में होगा कि एमयू में होगा। अरे तुमको तो डेफिनेशन ही ठीक से नहीं पता, तो वहीं पर तो फेल हो गए। मोल कॉन्सेंट्रेट मल्टीप्लाइड बाय ये वाला होगा 1/12 पार्ट ऑफ C12 कार्बन आइसोटोप्स। देखो पढ़ने के तरीके क्या हैं, अगर हम यहाँ पर फोकस किए हुए हैं एक वर्ड, क्या है वो, मोलकुलर वेट, और कुछ नहीं। अब दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा हम सब तो कुछ बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मोलकुलर वेट को फोकस करते हुए एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो नेचुरली जब ये मोलकुलर वेट देखिएगा जो हम सिलेबस में दिए थे 1 से लेके 12 तक है, तो उसमें अगर नंबर खोजिएगा कि 1 में था कि 2 में था कि 3 में था कि 4 की 5 की 6, तो थोड़ा ढूंढिएगा तो दिखाई देगा कि 7वां कॉन्सेप्ट में 2 पार्ट आता था, 7 का A 7 का B। 7 का A में था जिसको बोल सकते हैं एटॉमिक वेट, अब B पार्ट में था मोलकुलर वेट, और 8 का A पार्ट में था मोल कॉन्सेप्ट, और 8 का B पार्ट में था मोलर वॉल्यूम। तो इस तरह से सिलेबस भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस ही वो गाइडलाइन है जो बताएगा कि क्या क्या पढ़ना है, और उसके अनुसार पूरा सिलेबस पढ़िए। होता है क्या है कि 2 साल में कोई आदमी सिलेबस भी ठीक से नहीं पढ़ता, और कितना सिलेबस है सबको पता है। फिजिक्स में है लगभग 160 कंसेप्ट, केमिस्ट्री में है 160 कंसेप्ट, मैथमेटिक्स में है 240 कंसेप्ट, CBSE के मुताबिक बोल रहे हैं, और ऐसा 7 जोड़ दोगे 1120 कंसेप्ट है। वो भी माने डायरेक्ट खाली जो पढ़ना है उतना अगर पढ़ाया जाता हो, लेकिन पढ़ने के समय तो उससे भी ज़्यादा पढ़ाया जाता है, इसलिए सिलेबस बहुत वास्ट है। इसीलिए तो बोला जाता है कि 9 से ही वो सब तैयारी करो। अब देखा जाए इसमें पुट करते हैं तो रिलेटिव मोलकुलर वेट का आंसर्स में आ गया, जो एटॉमिक वेट है उसको शॉर्ट में A लिखते थे, और मोलकुलर वेट को शॉर्ट में लिखते हैं M। तो यहाँ पर लिख देंगे शॉर्ट में M, और यहाँ पर पुट करेंगे, A वाला आंसर हो जाएगा 1/12 पार्ट है C12 कार्बन आइसोटोप्स, तो ओरिजिनल इसका AMU में निकालेंगे तो आता है 12 AMU, और 12 AMU को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 AMU, और A वाला आंसर हो गया ये M। तो M इंटू ये पूरा हो गया 1 AMU, और मल्टीप्लाई करेंगे तो M इंटू 1 M हो गया, और अब आ गया AMU। अब बोल सकते हैं कि जो पहले एटॉमिक का डिफिनेशन में यहाँ पर M की जगह लिखते थे हम लोग A, एटॉमिक वेट के लिए आता था AMU, लेकिन ये मोलकुलर वेट है इसलिए उस A को ही डिलीट करके M लिखा गया है। तो इस तरह से एक्चुअल वेट, मोलकुलर वेट ऑफ द मोलकुल ऑफ दैट कंपाउंड हो गया M AMU, और फिर इसी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो लिख सकते हैं M इंटू, जो यहाँ लिखे हैं वही वाला रिपीट कर देते हैं, 1 AMU, और M का आंसर्स पुट कर देंगे, जितना भी आंसर देगा बताएंगे अभी M कैसे निकलता है। अब AMU कितना होता है, ग्राम में लिख रहे हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अगर ये मोलकुलर वेट निकाल लें, रिलेटिव मोलकुलर वेट, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें
और इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दें, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? x इंटू एक्स टू पावर i। कोई भी दुनिया का बड़ा नंबर छोटा नंबर इस तरह से लिखा जाता है, जहाँ पर कि x हमेशा मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम 10 तक जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे तो एक्चुअल वेट निकल जाएगा। और इसी को किलोग्राम में चाहिए तो इसी के आगे में इंटू 10 का पावर -3 गुना कर देंगे, क्योंकि 1 ग्राम में होता है 10 का पावर -3 किलोग्राम। तो फाइनली लिख देते हैं m इंटू 1.66 इंटू -24 इंटू -3, तो डायरेक्ट लिख देते हैं -27 किलोग्राम। और ऐसे ही कभी कभी IITs के और JEE मेन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। हम भी ये क्वेश्चन दे दे रहे हैं, घर में ट्राई करके देखोगे। जैसे अगर निकालना है एक्चुअल एटॉमिक वेट गोल्ड का कितना होगा, तो निकालने का कोशिश कीजिए और निकालिए कि जो पिक्रिक एसिड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पिक्रिक एसिड का मोलेकुलर वेट किलोग्राम में कितना होगा। तो जब अपने खुद बनाएंगे तब आपका लॉजिक बढ़ेगा, और जब निकल जाए तो उसे पता लगाए कि जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है हर एक का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है। तो इस तरह से अभी जो आपको मैंने बताया, अब लगभग इसको हम डी एंड करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद वाले टॉपिक्स में स्पेशली m निकालने का टेक्निक सिखाएंगे कि m आखिर निकलता कैसे है। लेकिन इस वीडियो में जो मैंने बताया इसको एक थोड़ा सा रिव्यू के तौर पर बता देते हैं कि मोलेकुलर वेट का डेफिनेशन हूबहू जैसा हम वीडियो में रिलेटिव एटॉमिक वेट का डेफिनेशन दिए हैं और उसके ठीक पहले कराए थे कि AMU किसको बोलते हैं, तो वो वीडियो को देखिए पहले और उसके बाद इसको देखिए तो और ज़्यादा क्लियर होगा। और लगभग अच्छा खासा 60 वीडियो अभी तक दे चुके हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, अभी कंटिन्यू लगातार दे ही रहे हैं। तो पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। और यहाँ पर सीधा एटॉमिक वेट के कॉन्सेप्ट से ही सारा चीज़ लिखा गया है और इसी से जो आया क्रॉस करके एक्चुअल वेट निकल गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और फिर इसके बाद वाले में फिर मिलते हैं, m निकालने का तरीका बताएंगे कि कैसे निकलता है। ओके, सी यू अगेन, बाय।